1 महीने तक मैं मंदिर में रहा। मेरी और कामनी की मुलाकातें होती रहीं। बड़े पंडित जी अपने गुरु को लेकर गांव में आ गए। पंडित के गुरु ने जाप करके गोपी की आत्मा को हाजिर किया और उसे कहा कि तेरे साथ बहुत अन्याय हुआ, लेकिन तूने अपना बदला ले लिया था और अब तू मासूमों की जान के साथ खेल रहा है, जो मुझे मंजूर नहीं। इसलिए अब तेरी मुक्ति जरूरी है। फिर उन्होंने कुछ पढ़कर आत्मा पर फूंक मारी और वह धुआं बनकर गायब हो गई। मैं पंडित जी और कामनी से इजाजत लेकर अपने माता पिता के पास आ गया। कामनी से वादा किया कि जल्द ही तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा और अपने साथ ले जाऊंगा। अपने माता पिता को राजी करने के बाद उन्हें लेकर हम कामनी के गांव आ गए। जब गांव वालों को मालूम हुआ कि मैं किस नियत से गांव में आया हूं, तो गांव के हर फर्द की खुशी दीदनी थी। दूसरे दिन गुरुजी खुद ब खुद आ गए और 1 दिन बाद मंडप में कामनी के साथ मैंने फेरे लगाए। कामनी मेरी पत्नी बन चुकी थी। मैं सबके आशीर्वाद लेते हुए कामनी को डोली में बिठाकर अपने गांव ले आया। मेरे परिवार वाले इतने खुश थे कि उनकी खुशियों के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। और फिर इस तरह कामनी मेरे जीवन में आ गई। हमारी खुशियों का पंछी आकाश में उड़ने लगा और इस तरह 6 महीने बीत गए। मैं, कामनी और सारे परिवार वाले, साथ ही साथ गांव के लोग भी बहुत खुश थे कि हमारे आंगन में अब नई खुशियां धमा चौकड़ी करने वाली थीं। मैं एक दिन सुबह के वक्त खेतों की तरफ निकल पड़ा और एक दरख्त के नीचे खड़ा था कि इतने में एक हट्टा कट्टा बूढ़ा मेरे करीब आया और मुझे गौर से देखने लगा। मैं भी अचानक उसे अपने सामने देखकर सहम कर रह गया और उसे गौर से देखने लगा। वो बोला, ओए, तेरा नाम प्रताप है ना? लगता है तू मुझे भूल गया, लेकिन मैं तुझे नहीं भूला। मैं इन्हीं दिनों के इंतजार में था और थोड़े दिन रह गए हैं। मेरे इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएंगी। जैसे जुल्म तूने मुझ पर ढाए थे, मैं वैसे ही जुल्म नहीं करूंगा, बल्कि ऐसा होगा कि तू भी खुश और मैं भी खुश। मैंने कहा था ना कि मैं तेरी खुशियों में आग लगा कर रख दूंगा। याद कर, तूने मेरी पुत्री सुंदरी का जीवन नष्ट कर दिया था। तेरे सामने वो भड़कते शोलों में जलकर भस्म हो गई, तो भला मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ? मैंने अपना शरीर त्याग दिया। अब मेरी आत्मा शरीर से आज़ाद है। मैं तेरी खुशियों को नष्ट करके रख दूंगा। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो समझ ले, तेरी पत्नी भी भड़कते शोलों में जलकर भस्म हो जाएगी। और ये बोलकर वो अचानक गायब हो गया। मैं उस जगह सख्ते के आलम में काफ़ी देर तक खड़ा रहा। फिर ज़रा तबीयत संभली तो मैं घर की तरफ चल पड़ा। मैं डरा सहमा और लरसता हुआ घर में आ गया। घर वाले मुझे देखकर दहल कर रह गए। मेरी हालत बहुत गैर हो रही थी और ख़ास तौर पर कामनी ने जब मुझे देखा तो उसकी आंखों में आंसू डुबडुबाने लगे। मैं पलंग पर निढाल हालत में बैठ गया और अपना सर पकड़ लिया। फिर मुझे अचानक ख्याल आया कि अगर मैंने खुद को नहीं संभाला तो कामनी की तबीयत बिगड़ जाएगी, क्योंकि वो जिस हाल से थी उसके लिए उसका खुश रहना बहुत ज़रूरी था। मैं बोला, अचानक मेरी तबीयत ज़रा घबरा गई थी। अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मैं ज़रा स्नान कर लूँ ताकि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। और मैं स्नान करने के लिए चला गया। आध घंटे तक मैं ठंडा पानी अपने ऊपर बहाता रहा। तब जाकर मेरी तबीयत ज़रा बहाल हुई। मैंने अपने जहन को झटका कि जो होगा देखा जाएगा। जो होना था वो तो हो चुका, अब जो आने वाला समय है उसे देखना है। मेरी अपनी ज़ात क्या है? मुझे तो और लोगों की खुशियों के लिए आगे बढ़ना है। अगर तकदीर में कष्ट है तो उसे भुगतना तो पड़ेगा। पिछले जन्म को साथ रखकर अब रोने से क्या फ़ायदा? अब इस जन्म में फ़ायदा ढूंढना है। अगर मैं हिम्मत हार गया तो दूसरों और ख़ास तौर पर कामनी का क्या बनेगा? नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं हर हाल में कामनी की खुशियों के लिए वक्त से मुकाबला करता रहूंगा। ये सोचकर मैंने अटल फैसला किया और अपने आप पर काबू पाता गया। इस तरह वक्त गुजरता रहा और वक्त के साथ हमारी खुशियां भी बढ़ती रहीं। पलक झपकते ही 3 महीने और कुछ दिन बीत गए और एक सुबह हमारे आंगन में जुड़वां खुशियों ने कदम रख दिया। 2 नन्हे नन्हे दिल को मोह लेने वाले खूबसूरत फूल खिल गए थे। यानी कामनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, एक लड़का और एक लड़की। हम तमाम घर वालों के कदम जमीन पर टिकते नहीं थे। पूरे गांव में मिठाई बांटी गई, गरीबों को अनाज और कपड़े दिए गए। 3 दिन तक पूरे गांव वालों के लिए भोजन की आज़ादी थी। हमारे साथ साथ पूरे गांव वालों के घर में भी खुशियां ही खुशियां थीं। और इस तरह फिर खुशियां मनाते मनाते 6 माह बीत गए। एक दिन मैं खेतों की तरफ निकल गया कि फिर अचानक वही बूढ़ा मेरे सामने आ गया जिसने कि अपना नाम बलराम बताया था। मेरे करीब आया और बोला, प्रताप, मैं तुझे बताने आया हूँ और अपना कहा पूरा करने आया हूँ। मैंने कहा था ना कि तेरे जीवन का पहला फल जो होगा उस पर मेरा हक होगा। अब मैं अपना हक किसी समय भी ले लूंगा। तू ज़हनी तौर पर तैयार है। अब तुझे पता चलेगा कि औलाद का दुख क्या होता है। और ये कहकर वो अचानक नजरों से ओझल हो गया। मैं थके थके नढाल कदमों से घर आया और तबीयत खराब का कहकर पलंग पर ढेर हो गया। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मेरे दिमाग में तूफानी आंधियां चल रही थीं। हमारे दोनों फूल जैसे प्यारे बच्चे अलग अलग झूले में पड़े रहते थे। रात में कामनी सो जाती, लेकिन मैं बार बार उठकर उन्हें प्यार भरी नजरों से देखता रहता। लेकिन हर वक्त मेरा दिल धड़कता रहता था। मैं ऐसी आग में सुलग रहा था कि उसका जिक्र किसी से भी नहीं कर सकता था।
और फिर एक रात अचानक झूले में पड़े बेटे की कान फाड़ आवाज सुनाई दी। हम दोनों मियाँ बीवी हड़बड़ाकर उठ बैठे और देखा तो वो झूला खाली पड़ा था। कामनी तो हाथ पैर छोड़कर थप से फर्श पर बैठती चली गई। फिर चंद मिनट बाद वो हज़ियानी अंदाज में चीखने लगी। उसकी चीख सुनकर घर के सारे लोग कमरे में जमा हो गए और उस दिलखराश मंजर को देखने की किसी में ताब न थी। दरवाजा और तमाम खिड़कियां बंद थीं, मगर झूले में लेटा हुआ बच्चा गायब था। मेरे पूरे जिस्म पर लर्जा तारी था। मैं सकते के आलम में अपना सर पकड़े बैठा था। बहरहाल वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। वक्त के साथ साथ हम सारे लोग अपने गम को भूलते चले गए। जो लड़की बची थी हम उसे देख देख कर जी रहे थे। और फिर इस तरह 2 साल बाद एक मर्तबा फिर 2 जुड़वां बच्चे पैदा हुए। वो दोनों बैठे थे। इस मर्तबा भी वैसा ही हुआ जैसा पहले हो चुका था। 3 माह और कुछ दिन बाद उनमें से पहला बच्चा रात में गायब हो गया। अभी हम इस गम से दूर न हुए थे कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया और इस तरह हम पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। और वक्त के साथ साथ वो गम भी हमसे दूर होता गया। फिर तीसरी मर्तबा भी ऐसा ही हुआ। 2 जुड़वां बच्चों में एक लड़का और एक लड़की थी। इस मर्तबा भी बिल्कुल उसी तरह एक लड़का गायब हो गया। अब हम जोगी, साधु, ज्ञानी और शक्तिशाली लोगों के पास जाते थक चुके थे। कोई ऐसा ना था जो कि हमारे दुखों का इलाज करता। सबका कहना था कि ये हमारी शक्तियों से बढ़कर है। और फिर चौथी मर्तबा 2 जुड़वां लड़कियां पैदा हुईं। उनके साथ ऐसा कुछ ना हुआ क्योंकि उस खूनी आत्मा का कहना था कि मुझे सिर्फ बेटा चाहिए। और इस तरह दोनों लड़कियां उस खूनी से बच गईं। जब ऐसा हो गया तो हम दोनों पति पत्नी ने यह फैसला किया कि अब हमें और बच्चों की ज़रूरत नहीं। कामनी बहुत ज़्यादा डर गई थी, मगर मैं उसकी हिम्मत और हौसले की दाद देता हूँ क्योंकि वो हमेशा मुझे हौसला दिलाती थी कि मनुष्य को दुखों का मुकाबला करना चाहिए। अगर हम हिम्मत हार जाएंगे तो जीवन की गाड़ी आगे कैसे दौड़ेगी और फिर हमारे बच्चों का क्या बनेगा। दुख और गम की वजह से मैं अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हो चुका था। ये मुझे ही मालूम था कि जो कुछ भी हुआ सबका जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैं इतना मजबूर था कि कामनी के आगे अपनी ज़ुबान नहीं खोल सकता था। हर वक्त सोचता रहता कि अगर मैं अपनी ज़ुबान खोल दूँ तो कामनी पर क्या गुजरेगी। खैर, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता और वक्त आगे ही आगे बढ़ता रहता है। बच्चे बच्चियाँ जवान हो गई, उनकी शादियाँ हुई और उनके बच्चे परवान चढ़ गए। हकीम साहिब, मैंने आपकी शोहरत और शक्तिशाली का बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है कि आप बहुत रहमदिल और दयालु हैं। आप हर दुखी दिल का ख्याल करते हैं, हर किसी को सुख शांति से मालामाल कर देते हैं। लोग रोते हुए आपके पास आते हैं और हंसते हुए वापस जाते हैं। आने वालों की आंखों से कर्ब व अजियत, दुख, तकलीफ और दर्द के आंसू गिरते हैं और जब वो जाते हैं तो उनकी आंखों में सुख, शांति और खुशी के आंसू होते हैं। हकीम साहिब, मैं बहुत आशा उम्मीद लेकर आपकी खिदमत में आया हूँ। आप अब मेरे जीवन में उम्मीद की किरण हैं। मैं इतना थक चुका हूँ, इतना कमज़ोर हो चुका हूँ कि अब मुझ में शक्ति नहीं कि मैं अपने कदमों पर खड़ा रह सकूँ। कहीं ऐसा ना हो कि अब मैं अपने दुखों तले दबकर अपना जीवन त्याग दूँ। और अगर ऐसा हो गया तो मेरे बच्चों और मेरी पत्नी कामनी का क्या बनेगा। मैं कामनी, गुरुजी, पंडित जी और दीगर लोगों से किया हुआ वादा कैसे पूरा करूँगा। अब उस खूनी ने धमकी दी है और बोला है कि प्रताप, तूने मेरे साथ धोखा किया कि तूने बच्चों को संसार में आने से रोक दिया। और मैं अपनी नाकामी पर दुख ही दुख झेलता रहा कि मैं तेरे धोखे में आकर मात खा गया। लेकिन नहीं, मैं तुझसे हार नहीं सकता। मैं उस वक्त तक तेरा कलेजा छलनी करता रहूँगा जब तक तू शमशान ना पहुँच जाए, और फिर उसके बाद भी मैं तेरी नस्ल को तबाह करता रहूँगा। हकीम साहब, अब तो मेरे बच्चों के बच्चे हो गए हैं। अब वो खूनी हर दूसरे तीसरे रोज आता है कि तू इजाज़त दे कि मैं अपना काम पूरा करूँ, और एक ना एक दिन तुझे इजाज़त देनी पड़ेगी। और अगर तूने इजाज़त ना दी तो तू समझ ले, तेरी पत्नी कामनी और तेरे पोते पोती और नवासा नवासियों के साथ खूनी खेल शुरू हो जाएगा। मैं एक एक करके सबको हड़प करता रहूँगा, वरना फिर देखते ही देखते सबका खून बहा दूंगा और तू मेरा कुछ ना बिगाड़ सकेगा। हकीम साहब, मेरी उम्र पर तरस खाएं, मैं आपके चरणों में अपना माथा टेक दूंगा। ईश्वर के वास्ते मुझे उस खूनी आत्मा से मुक्ति दिला दें। मैं आपका एहसान हर जन्म में मानता रहूँगा। मैं अपनी नस्लों को भी कह जाऊँगा कि वो भी आपके लिए प्रार्थना करते रहें कि ईश्वर आपको खुशियाँ दे, सुख शांति दे, आपको और भी ज़्यादा महान और शक्तिशाली बनाए। सुबह के वक्त रोलुका अपने कमरे से निकलकर नीचे मतम में आया तो सबसे पहले हकीम वकार से आमना सामना हो गया। हकीम वकार रोलुका को देखकर मुस्कुराए और आगे बढ़कर गले लगा लिया और बोले, अरे भाई, 1 हफ्ता से आप पर नजर ना पड़ी। मैं तो एक दिन आपको ना देखूं तो दिल बेचैन हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि आप आज नजर आए। आप तशरीफ रखें, मैं चाय मंगवाता हूँ। और ये बोलकर हकीम वकार ने मुलाजिम को हुक्म दिया कि जल्दी से 2 कप अच्छी चाय बनाकर लाए। रोलुका हकीम वकार के सामने कुर्सी पर बैठ गया तो हकीम वकार बोले, अरे हाँ, याद आया, एक साहिब का लाए थे, अपना नाम प्रताप बता रहे थे। बेचारे मुझे तो बहुत ज़्यादा गमज़दा नजर आ रहे थे। बातों बातों में ज़ारो की तार होने लगे।
आप मौजूद नहीं थे, कह रहे थे कि मैं परसों फिर आऊँगा। वैसे मैंने जो डायरी दी है उसमें मेरा नाम और गांव का पता भी दर्ज है। हकीम साहब, उनका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैं उनकी हालत के पेश नज़र इल्तिजा कर रहा हूँ कि बेचारे पर ज़रा नज़र डालें। हकीम वकार बोले, हकीम साहब, मैंने उनकी पूरी डायरी पढ़ ली है। हो सकता है कि मैं कल ही उनसे मुलाकात करूँ। आप फिक्र न करें, उनके हालात वाकई बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। रोलुका ने कहा। दूसरी सुबह प्रताप अपने गाँव में अपनी हवेली के सामने बने बाग में टहल रहे थे कि अचानक रोलुका उनके सामने आ गया और बोला, आप प्रताप सिंह हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ, हकीम वकार के मतलब से। आप अपनी डायरी देकर आए थे। मुझे हकीम कामिल कहते हैं। जी, मैं डायरी लेकर आया था। प्रताप के मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। रोलुका को अपने सामने देखकर वो टिकटिकी बांधे रोलुका को देख रहा था। फिर अचानक उन्होंने अपने हवास को काबू किया और बोले, हकीम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बोलकर फौरन नीचे को झुके और रोलुका के पाँव पकड़ लिए। ये देखकर रोलुका ने झट उनका कंधा पकड़ा और ऊपर को उठाया और बोला, प्रताप बाबू, आप ये क्या कर रही हैं? मैं इस काबिल नहीं कि आप मेरे पाँव छुएं। इंसान को हमेशा ऊपर वाले के सामने झुकना चाहिए। आप परेशान ना हो। मेरी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द परेशानियों से आपकी जान छूट जाए। और रोलुका की बात अधूरी रह गई क्योंकि प्रताप का बुलडॉग कुत्ता अचानक बड़े तैश में बिफरा हुआ आया। उसके भौंकने से जैसे कुर्बजवार टहल रहा था। चशम जदन में उस कुत्ते ने रोलुका पर पूरी कुव्वत से छलांग लगा दी। लेकिन फिर जो मंजर सामने आया उसने तो दिलों को दहला कर रख दिया। प्रताप सिंह अपनी जगह जैसे पत्थर का मुजस्मा बनकर रह गया। उनकी आंखें जैसे पत्थर की होकर रह गई। पूरे वजूद पर जैसे सख्ता तारी हो गया था क्योंकि उनका कुत्ता मोती रोलुका तक पहुंचता और रोलुका का नरखरा अपने मुंह में दबा लेता। कुत्ते के मुंह से आवाज निकली और कुत्ता धड़ाम से नीचे फर्श पर गिरकर साकित हो गया। प्रताप सिंह की आंखें कुत्ते पर मरकूज थीं। इतने में रोलुका की आवाज सुनाई दी, प्रताप बाबू, आपका कुत्ता अपनी जान खो बैठा, मुझे इसका अफसोस है। रोलुका की आवाज सुनकर अचानक प्रताप बाबू चौंक पड़े। जी, अच्छा हुआ ये खूनी मर गया। मैं आपसे मुआफ़ी मांगता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें। इस खूनी ने बहुत बड़ा पाप कर दिया। इसने बगैर सोचे समझे आप पर हमला कर दिया। अच्छा हुआ कि मर गया, नहीं तो मैं खुद इसे गोली मार देता। हकीम साहब, मैं इस जैसे सैकड़ों बल्कि हज़ारों कुत्ते आप पर निशावर कर सकता हूँ। इसका मर जाना ही ठीक हुआ। आप घबराएं नहीं, मैं सारी हकीकत आपको बता दूंगा। रोलुका बोला, हकीम साहब, मैं तो बहुत हैरान हूँ। इसने ऐसा अचानक क्यों किया? इसने तो मेरा भी ख्याल नहीं किया कि मैं मौजूद हूँ और आज से पहले कभी इसने ऐसी कोई हरकत नहीं की। मैं तो इसकी हरकत को सोच सोचकर परेशान हो रहा हूँ। प्रताप सिंह बोले। फिर रोलुका का हाथ पकड़ते हुए बोले, हकीम साहब आप खड़े हैं, चलें बैठें। और ये बोलकर लॉन में ही बने साहिबान की तरफ इशारा किया। साहिबान के नीचे कई कुर्सियां पड़ी थीं। रोलुका कुर्सी पर बैठकर बोला, प्रताप बाबू, दरअसल आपका कुत्ता अपने आप पे में न था। वो किसी अनदेखी कुव्वत के जेर असर उसने ऐसा किया। वो अनदेखी कुव्वत असल में मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। उसके वजूद में वही कुव्वत सरायत कर गई थी। लेकिन मैं भी गाफिल नहीं था। मुझे मालूम था कि जब मैं आपके पास आऊँगा और मिलूंगा तो अचानक मेरे साथ कुछ भी हो सकता है और इस तरह मुझे हरासा करना था ताकि मैं खौफजदा होकर सर पर पाँव रखूं और भाग जाऊं। खैर, भागने की बात तो दरकिनार, आपका ये कुत्ता पलक झपकते में मेरा काम तमाम कर देता। वैसे भी वक्तन फवक्तन इन हालात से पाला पड़ता रहता है, लिहाजा मैं हर वक्त चौकन्ना रहता हूँ। खैर, मुझे इस कुत्ते के मरने पर अफसोस है। बहुत ही जानदार, खूबसूरत और देखने के काबिल कीमती कुत्ता था। मैंने अंदाज़ा कर लिया था जब मैं अपने मतलब से यहाँ आने के लिए निकला तो उस वक्त मैं आपके दुश्मन की नज़र में आ गया था। रास्ते में तो उसे कोई ऐसा मौका ना मिला जो मुझ पर हमला करता, लेकिन आपके सामने से मौका मिल गया इस कुत्ते के जरिए और उसने ये औछा हथकंडा आजमाया। खैर, आपको भी एहतियात करनी है और मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना होगा, नहीं तो वो किसी भी वक्त मुझे यहाँ से रोकने और आपको दूर करने के लिए तरह तरह के हरबे आजमाएगा। आप चिंता ना करें, बल्कि अपने दिलो दिमाग में कोई ऐसी बात ना लाएं कि अब वो आपको ज़रा बराबर भी नुकसान पहुँचा सकेगा। मैं उसका अभी से उपाय कर देता हूँ। दरअसल आपका दुश्मन साधु अब ज़्यादा परेशान हो गया है। उसकी आत्मा किसी पल चैन से एक जगह नहीं टिक रही। उसे पता लग गया है कि उसके मुकाबले का कोई उसके सामने आने वाला है। चूँकि उसके कारिंदे हर वक्त आपकी निगरानी पर मामूर रहते हैं, वह सब के सब आपकी खबरें उस तक पहुँचाती हैं। वैसे भी एक तवील अरसे से आपकी तरफ से उसे कोई भेंट नहीं मिली, इसलिए भी वो जैसे आग पर लौट रहा है। और अब उसने ये पक्का सोच लिया था कि आपके घराने की जिंदगियां तबाह बर्बाद कर दे। एक एक करके वो घर के तमाम अफराद को मौत से हमकनार कर देता। खैर, मारने वाले से बचाने वाला दुनिया का मालिक ज़्यादा ताकतवर है। वो हर किसी को एक हद तक ढील देता है और फिर एक वक्त आता है कि लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले का वजूद इस दुनिया से मिट जाता है। अब मैं जो बोल रहा हूँ आप उस पर फौरन अमल करें। रोलुका बोला, जी हकीम साहब, आप हुक्म करें, मैं तैयार हूँ। प्रताप सिंह बोला। रोलुका ने अपनी जेब से धागे का एक छोटा सा गोला निकाला
और फिर कुछ मुँह ही मुँह में पड़कर उस पर फूंक मारी और फिर बोला, प्रताप बाबू चलिए हवेली के पास। जी चलें, प्रताप बाबू ने कहा और रोलुका के साथ साइबान के नीचे से उठकर हवेली की तरफ बढ़ने लगी। हवेली सामने ही थी। दोनों हवेली के पास पहुंच गए। रोलुका ने उस धागे के गोले को हवेली के एक कोने में नीचे रख दिया तो गोले में खुद ब खुद हरकत हुई। धागे का गोला खुलता चला गया। धागे का सिरा अपनी जगह रुका रहा और गोला आगे को बढ़ने लगा और फिर आगे ही आगे चलता रहा। प्रताप बाबू फटी फटी आंखों से उस गोले को देख रहे थे। गोला हवेली के चारों तरफ घूमने के बाद उस जगह आ गया जहां की वो आगे को बढ़ा था। फिर रोलुका ने अपनी उंगली का इशारा किया तो धागे का गोला फिर दोबारा आगे को बढ़ने लगा। इसके बाद चंद मिनट में फिर अपनी जगह आकर ठहर गया। रोलुका ने फिर तीसरी मर्तबा अपनी उंगली का इशारा किया तो वो गोला फिर आगे को बढ़ते बढ़ते अपनी जगह हवेली के गिर्द घूमकर वापस आ गया। तो रोलुका ने उस धागे के सिरे को तोड़ दिया और फिर धागे के दोनों सिरों पर गिरहा लगा दी। बाकी बचा हुआ धागे का गोला अपनी जेब में रख लिया। इसके बाद रोलुका ने फिर अपनी उंगली का इशारा किया तो जमीन पर पड़ा हुआ सारे का सारा धागा जमीन के अंदर घुसता चला गया। रोलुका बोला, प्रताप बाबू चलिए, अब काम मुकम्मल हो गया। मैंने आपकी पूरी हवेली के गिर्द हिसार कर दिया। अब बलराम की आत्मा किसी सूरत भी हवेली में दाखिल नहीं हो सकती और ना ही हवेली के किसी फर्द पर काबिज होकर कोई नुकसान पहुंचा सकती है। आप मुझे अपने सोने के कमरे में ले चलें। मुझे आपके कमरे में चंद मिनट बैठना है, बाकी बातें कमरे में होंगी। रोलुका बोला, जी हकीम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे लिए इतना कष्ट उठा रही हैं। मैं ही क्या बल्कि मेरी आने वाली नस्लें भी आपके लिए प्रार्थना करती रहेंगी। आए कमरे में चलते हैं, प्रताप बाबू बोले। चंद मिनट में रोलुका को लिए हुए प्रताप बाबू अपने कमरे में दाखिल हुए। कमरा बहुत ज्यादा सजा सजाया था। रोलुका एक कुर्सी पर बैठ गया। रोलुका के सामने प्रताप बाबू भी बैठ गए। रोलुका ने मुंह में कुछ पढ़कर अपनी शहादत की उंगली पर फूंक मारी। इसके बाद उंगली से कमरे के चारों कोनों पर इशारा किया तो चशमज़दन में चारों कोनों में बिजली का कौंदा सा लपका और फौरन गायब हो गया। इसके बाद रोलुका ने अपनी जेब से धागे का बचा हुआ गोला निकाला और उसमें से 2 फुट लंबा धागा तोड़ा और उसे बल देकर एक बालिश्त भर धागे को बना डाला। इसके बाद उस धागे पर भी कुछ पढ़कर फूंका। इसके बाद उस धागे को प्रताप बाबू की दाहिनी कलाई पर बांध दिया। प्रताप बाबू, मैंने आपका काम भी मुकम्मल कर दिया। अब आपकी जात को बलराज की आत्मा से कोई खतरा नहीं रहा। बेफिक्र होकर वक्त गुजारें, लेकिन ये कोशिश जरूर कीजिएगा कि आप हवेली और लॉन से बाहर कदम ना रखें जब तक दोबारा वापस आकर मैं तमाम हालात और बलराम के मुतालिक ना बताऊं। बहुत सारे हालात ऐसे आएंगे कि आपको हवेली या हवेली की हदूद से बाहर निकलना पड़ सकता है, मगर आप सख्ती से एहतियात बरतेंगे। हर हाल में आपको इस बात पर अमल करना है और अगर आपने ऐसा ना किया तो हो सकता है किसी किस्म का नुकसान आपकी ज़ात को पहुंच जाए। आप मेरी बात को गिरहा में बांध लें। अब मैं चलता हूँ, बाकी काम मेरा है। जो कुछ भी करना है मैं खुद करूँगा। कहाँ करूँगा, कैसे करूँगा, ये मेरा मसला है। मैं चंद दिन बल्कि चौथे दिन आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। आप मुझे इजाज़त दें, रोलुका बोला। और फिर रोलुका प्रताप बाबू से मुसाफिया करके वापस मकतब में आ गया। और फिर उस रात से रोलुका और बलराम की आत्मा के दरमियान चूहे बिल्ली और सांप न्योले का खेल शुरू हो गया। बलराम की आत्मा भी कोई आम आत्मा न थी, बहुत ही शक्तिशाली और महान ताकत की मालिक थी। इतनी ताकतवर थी कि रोलुका को नाकों चने चबवा दिए। दोनों भागम भाग एक दूसरे पर अपनी अपनी शक्तियों के दाव आजमाते रहे। रोलुका जब भी कोई उसके गिर्द घेरा डालता वो घेरा तोड़कर फरार हो जाता। और फिर एक वक्त आया कि वो रोलुका की पहुंच और ताकतों से ओझल हो गया। तो ये जानकर रोलुका को बहुत हैरानी हुई। उसकी परेशानियों में इजाफा हो गया। रोलुका सोचने लगा कि अब क्या किया जाए, उसका तो कोई अता पता ही नहीं चल रहा। आखिरकार रोलुका अपने उस्ताद के रूह से राब्ता कर बैठा तो उस्ताद ने उसे बताया कि फलां अमल के जरिए तुम मालूम कर सकते हो कि वो कहाँ और किस इलाके में रूह पोश है। लिहाजा रोलुका ने अपने उस्ताद के बताए हुए अमल को आजमाया तो उसे मालूम हो गया कि बलराम की आत्मा कहाँ रूह पोश है और रोलुका गायब होकर उस जगह पहुंच गया। वो बहुत ही घना जंगल था। रात का वक्त, अमावस की रातें शुरू हो चुकी थीं। पूरे जंगल में बेशुमार अनगिनत जुगनू उड़ते हुए अपनी रोशनी फैला रहे थे। दरअसल रोलुका को पता चल गया था कि बलराम की आत्मा जुगनू की शक्ल में वहां मौजूद है और उस जुगनू की जलती बुझती रोशनी में ये फर्क नुमाया है। आम जुगनुओं से हटकर उसकी रोशनी हल्की सी सुर्खी लिए हुए है। खैर, बड़ी तगोदो के बाद रोलुका ने उस जुगनू को देख लिया और फिर रोलुका उसी गैबी हालत में उसके गिर्द घेरा डालने लगा। बड़ी जाँ फिशानी और कठिन मराहिल से गुजरकर रोलुका ने उस जुगनू को एक शीशे के मर्तबान में कैद कर लिया। जुगनू का शीशे के मर्तबान में आना था कि उसकी जलती बुझती रोशनी यकदम सुर्ख हो गई। इसके बाद शीशे का मर्तबान भी अपना रंग बदलने लगा, यानी मर्तबान में भी एक नीली रोशनी नजर आने लगी और फिर दोनों रोशनियां बढ़ने लगी। नीली रोशनी ने सुर्ख रोशनी का अहाता कर लिया। मर्तबान अब नाकाबिले हद तक गर्म हो चुका था।
रोलुका ने उस मर्तबान को फौरन जमीन पर रख दिया। मर्तबान का जमीन पर रखना था कि एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और जबरदस्त शोला लपका। वो शोला फिजा में आहिस्ता आहिस्ता तहलील हो गया और इस तरह बलराम की आत्मा का हमेशा हमेशा के लिए वजूद मिट गया। रोलुका चौथे रोज प्रताप बाबू के पास आया और उन्हें मुबारकबाद दी कि आपका दुश्मन बलराम और उसकी आत्मा का वजूद हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट गया है। ये सुनकर प्रताप बाबू की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने रोलुका का हाथ पकड़कर अपनी आंखों से लगाया और गलूगीर आवाज में रोलुका का शुक्रिया अदा करते रहे। खैर थोड़ी देर बाद रोलुका प्रताप बाबू से मिलकर वापस मतब में मौजूद अपने कमरे में आ गया। बदरू रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। रोलुका अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा था कि अचानक उसकी आंख खुल गई और वो ये समझने से कासिर था कि अचानक आंख क्यों खुल गई। उसने भरपूर कोशिश शुरू कर दी कि दोबारा नींद की वादी में पहुंच जाए, मगर वो अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पा रहा था। फिर ऐसा हुआ कि उसके जहन की स्क्रीन पर एक वाकया नमूदार हुआ। इस वाकये से वो चंद दिन पहले ही फारिग हुआ था। इस वाकये या केस ने उसे बुरी तरह थका दिया था। उसका मद्दे मुकाबिल एक बहुत ही शक्तिशाली और महान ताकतों का मालिक एक पंडित था। वह पंडित बार बार उस पर वार करता रहा, मगर रोलुका हर बार उसका वार नाकाम बना देता। पंडित के जितने वार खाली जाते तो पंडित और भी कारी वार करता, और जब जवाब में रोलुका अपना वार करता तो पंडित राह फरार इख्तियार करके कहीं और जा छुपता। मगर रोलुका उसका पीछा करता रहा, क्योंकि रोलुका जानता था कि आखिर पंडित थक हार कर दोबारा आएगा और कोई ना कोई वार जरूर करेगा। खैर चूहे बिल्ली का ये खेल पंडित काफी देर तक खेलता रहा। पंडित वार पर वार करता रहा और फिर एक वक्त आया कि पंडित थक कर चूर चूर हो गया। एक प्रोग्राम के तहत रोलुका एक हफ्ते के लिए कालाहारी के जंगलात में रूपोश हो गया। रोलुका का रूपोश होना था कि पंडित रोलुका को ढूंढते ढूंढते हाल से बेहाल हो गया। उसका कोई भी जंतर मंतर काम का नहीं रहा, और यह हकीकत है कि जब कोई अपने दुश्मन के मद्दे मुकाबिल हो और उसका असलहा बेकार हो जाए तो वो पागल कुत्ते की मानिंद हो जाता है। यही हाल पंडित का था। पंडित अपने हवास में नहीं रहा और ताबड़तोड़ बड़े से बड़ा वार करता रहा। उसका हर वार वापस आता रहा। उसके तमाम भीड़ और काबू की हुई रूहें हलकान हो गईं। उसकी तमाम नादीदा ताकतें परेशान होकर पंडित के सामने आन वारिद हुईं और सबने मिलकर यह ऐलान कर दिया कि उसका दुश्मन उनकी पहुंच से बहुत दूर हो गया है। यह सुनते ही पंडित सख्ते की हालत में आ गया और अपने आप को तमाम मंत्रों से अलग कर लिया, और यही पंडित की भूल थी। उस वक्त से रोलुका ने फायदा उठाया और इस तरह पंडित रोलुका के शिकंजे में जकड़ गया, और फिर आनन फानन पंडित और उसकी रूह का संसार से खात्मा हो गया। अचानक रोलुका को अपने कमरे में किसी के सिसकने की आवाज आई तो रोलुका चौंक पड़ा। सिसकने की आवाज से पता चलता था कि सिसकने वाली हस्ती बहुत ही कर्बो अजियत में है। इसी असना में रोलुका की आवाज सुनाई दी। कौन है? रोलुका की आवाज सुनकर सिसकने वाली हस्ती की आवाज मजीद तेज हो गई तो रोलुका बोला, भैया आप कौन हैं और रात के इस वक्त मेरे कमरे में आकर आवाज़ुजारी का क्या मतलब है? फिर रोलुका बोला, आप जो भी हैं खुलकर सामने आए और बताएं कि। और रोलुका की बात अधूरी रह गई क्योंकि कमरे में एक नुस्वानी आवाज गूंजी। रोलुका साहिब, मैं एक बदनसीब, अभागन, अजियत की मारी, दुखियारी और दर दर की ठोकरें खाती हुई रूह हूँ। मेरा नाम शाजिया है। मैंने अपनी जिंदगी में जब से होश संभाला उस वक्त से लेकर जब तक जिंदा रही एक पल के लिए भी मुझे चैन न मिला, और इन हालात में मेरा अपना कसूर था। मैं जब 10 साल की हुई तो मेरा दिमाग हवाओं में उड़ने लगा। मैं आज़ाद पंछी की तरह आज़ाद फिजाओं में उड़ने के ख्वाब देखने लगी, और फिर इसी सोच के तहत मैं जवानी की दहलीज पर पहुंच गई। मेरा हुस्न क़यामत ढाने लगा। मेरी जवानी मुझे चैन न लेने देती थी। जो भी मुझ पर नजर डालता तो वो अपना दिल पकड़कर बैठ जाता, और मैं अपनी खूबसूरती के जोर पर नौजवानों के दिलों से खेलने लगी। उन तमाम नौजवानों में एक नौजवान ऐसा भी था जो कि मुझसे हकीकी मोहब्बत करता था, मगर मैं उसे घास नहीं डालती थी क्योंकि वो गरीब था। दौलत के मामले में वो मेरी ख्वाहिश की तकमील नहीं कर सकता था। मैं पूरी ताकत से हवाओं में उड़ती रही, लेकिन मुझे ये समझ न आई कि अंदरूनी तौर पर मैं कमज़ोर भी होती जा रही हूँ। और फिर एक वक्त आया कि मैं दूसरों के लिए खिलौना बन गई। मर्दों ने अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए मुझ पर जुल्म करना शुरू कर दिया। लोगों का जुल्म मुझ पर इतना बड़ा कि मेरी रूह तक घायल हो गई, और जब मुझे अपनी अजियत बर्दाश्त ना हुई तो मैं उस शख्स को ढूंढने लगी जो मुझसे वाकई हकीकी मोहब्बत करता था, मगर वो मुझे ना मिला। मैं अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुकी थी। मेरी 2 बहनें भी थीं जिन्होंने सौतीली माँ के जुल्म से तंग आकर अपना रास्ता खुद ढूंढ लिया था, और फिर वो वक्त आया कि मैंने खुदकुशी कर ली। मेरी रूह भटकने लगी। उन्हीं दिनों मेरी रूह को
एक शक्तिशाली साधु ने अपने शिकंजे में जकड़ लिया। मैं उसकी गुलाम बन गई। अपने काम वो मुझसे करवाने लगा और साथ साथ वो मुझे भी ताकतवर बनाता रहा। उसने मुझे जोरावर बना दिया। मुझ में बेपनाह ताकत आ गई और फिर एक वक्त आया कि वो साधु अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा और मैं आज़ाद हो गई। अब मैंने ठान ली कि मैं अपने तमाम दुश्मनों से चुन चुन कर बदला लूंगी और इसके लिए मुझे एक जिंदा इंसान चाहिए था कि इत्तेफाक से मुझे वो मिल गया जो मुझसे हकीकी मोहब्बत करता था। मैं एक रूह और वो एक जिंदा वजूद। बहरहाल वो मेरे जाल में फंस गया और उसके ज़रिए मैंने अपने इंतकाम का बाजार गर्म कर दिया। उसे मैंने दौलतमंद बना दिया, उसे ऊंचा मुकाम दिलवाया, मगर फिर भी मैं मजबूर की मजबूर ही रही। अब मेरा वो महबूब मुझसे आजिज आ गया है, मुझसे फरार हासिल करना चाहता है। वो इस काम के लिए बहुत सारे जंतर मंतर वालों के पास गया, मगर कोई भी उसका हल ना निकाल सका, यानी उसे मुझसे छुटकारा ना दिलवा सका। अब वो आपके पास आने वाला है। मैं इस वजह से आपके पास आई हूँ कि आप उसका काम ना करना, और अगर मेरे रास्ते में रुकावट बने तो। और ये बोलकर वो रूह गायब हो गई। रोलका मुस्कुराता रहा और फिर वो बुड़बुड़ाया, अजीब, नादान, बेअकल रूह है। इंसान खुद को मासूम समझता है और अपने गुनाहों को इत्तफाकात और हालात से मंसूब करता है। मैं भी इंसान हूँ, मेरे हालात भी मेरे काबू में नहीं थे। दोहरी मुश्किलात मेरे सामने थी। एक मुआशी तौर पर मैं लाचार था, दूसरी मोहब्बत का रोग, एक ऐसी मोहब्बत कि मैं उसको पा नहीं सकता था, सिर्फ मोहब्बत कर सकता था। और जब वो मुझे मिली तो आधी मिली। मैंने उसको भी कबूल किया और उसके इशारों पर चलता रहा। वो गलत थी, मगर मैं क्या करता। मेरा दिमाग कहता था मैं गलत कर रहा हूँ, मेरे एहसासात मुझे बताते थे गलत है, मगर मेरा वजूद मेरे कंट्रोल में नहीं रहता। मैं वही करता हूँ जो शाजिया हुक्म देती है। मैं उसका मामूल बना रहता हूँ। उसके सामने मैं एक सहरज़दा सा आदमी हो जाता हूँ। और हैरत की बात यह है कि वो सामने ना भी हो तो मैं उसके खिलाफ नहीं जाता। मेरी अंदर की मोहब्बत मुझे रोकती है और मैं हर वक्त शाजिया के शहर में मुब्तला रहता हूँ। मेरी सोचे अंदाजे उससे ज़्यादा दूर नहीं जाती। शाजिया का इंजाम तो हो चुका है, मेरी आधी मोहब्बत का इंजाम क्या होगा। मेरी मोहब्बत मुजस्सम शाजिया से थी, जो जिस हाल में मुझे मिलती मैं कबूल कर लेता। मैं मोहब्बत की उस मंजिल पर था कि शाजिया मेरी ज़िंदगी थी। मैं उसकी रूह का क्या करूं। लाख वो अब भी चाहत का इजहार करती है और शायद सच ही करती है, मगर मैं एक जिंदा इंसान हूं। उसने मुझे ऐसी लाइन पर लगा दिया है कि मेरी ज़िंदगी गुनाहों की पोटली बन गई है और मैंने अब तक मुदाफ़ियती अंदाज नहीं अपनाया। अब मैं क्या करूं। जो कर रहा हूं करता रहूं, शाजिया को भूल जाऊं, उसे किनारा कशी इख्तियार कर लूं, मगर किस तरह। वो कब मुझे छोड़ेगी। उसका काम अधूरा रह जाएगा। वो लाजवाल ताकत हासिल करने के लिए मुझे इस्तेमाल कर रही है। उसके बाद क्या होगा क्या पता। उसका प्यार मोहब्बत कायम रहेगा। मेरा दिमाग इससे आगे काम नहीं करता। शाजिया, तुमने कभी अपनी बहनों की खबर भी ली? मैंने एक रोज उससे पूछा। हाँ, मुझे पता है, एक और है। मैं उसकी अब कोई मदद नहीं करूंगी क्योंकि उसने मुझे छोड़ दिया है। वो खुद से भाग गई थी। मैंने अपनी जिंदगी उन दोनों के लिए दांव पर लगा दी। सारे दुख खुद बर्दाश्त किए और वो मुझे छोड़कर चली गई। वो खुद से छोटी मुसीबत को छोड़कर बड़ी मुसीबत में गई है, इसलिए उसको खुद ही बर्दाश्त करना होगा। और छोटी, जिसका तुमने निकाह किसी से करा दिया था, क्या नाम था उसका? मैंने पूछा। उसका नाम रोबीना था, हम उसे रूबी कहते थे। उस वक्त के हालात ऐसे थे कि मैं उसको साथ नहीं रख सकती थी। कोई बारूद को बावर्ची खाने में नहीं रखता, शाजिया ने जवाब दिया। निकाह के बाद उसके हालात क्या हैं, कुछ पता है? मैंने पूछा। मैंने ज्यादा कुरीद नहीं की और ना ही मुझे उसके बारे में ज्यादा पता है, शाजिया ने जवाब दिया। क्या ये खुदगर्जी नहीं है? मैंने कहा। शायद तुम ठीक कहते हो, अब क्या करूं? शाजिया ने कहा। तुम मुझे उसका पता बताओ, उसके शोहर का नाम बताओ, मैं पता करता हूँ। अगर उसको किसी किस्म की जरूरत हुई तो वो पूरी करूंगा, मैंने कहा। उसके शोहर का नाम कमालुद्दीन था और वो रोशन बाजार के पास शायद 2 नंबर में रहता था। उसकी एक दुकान थी परचून की, शाजिया ने जवाब दिया। ठीक है, मैं पता करता हूँ, मैंने कहा। 2 रोज के बाद मैं रोशन बाजार चला गया। मेन बाजार में गाड़ी एक दरख्त के नीचे मैंने खड़ी कर दी और पैदल बाजार में 1-2 दुकानदारों से कमालुद्दीन के बारे में पता किया, मगर कोई ना बता सका तो मैं और आगे चला गया। एक छोटी दुकान पर एक बड़े मियाँ अकेले बैठे थे। मैंने उनसे पूछा तो वो बोले, अच्छा कमालुद्दीन, बरेली वाले? हाँ मियाँ, उनकी दुकान थी बाजार में, मगर अब तो वो नहीं रहे। वो दुकान उनकी बेवा ने फरोख्त कर दी है। क्या उनका इंतकाल हो गया है? मैंने पूछा। 3 माह हो गए। तुम कौन हो उनके? वो बोला, मैं उनकी बेवा का अजीज हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ, शामपुर से आया हूँ। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं उनका घर नहीं जानता, मगर जिसने वो दुकान खरीदी है वो जरूर जानते होंगे। आप ऐसा करें, इसी रोड पर जरा सा और आगे जाएं, एक संदूक की दुकान आपको मिलेगी। वही दुकान कमालुद्दीन की थी। वो साहिब जरूर पता जानते होंगे। और मैं रूबी के घर पहुंच गया। घर पर गुर्बत का राज था। रूबी ने मुझे नहीं पहचाना। मैंने अपना नाम बताया, शाजिया का हवाला दिया तो वो बोली, हाँ मैं समझ गई, आप शाजिया बाजी के पास आते थे?
बड़ा दुख हुआ कि तुम्हारे सर से साया खत्म हो गया। मैंने कहा, बस अल्लाह की मर्जी, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। वो बोली, अब तुम कैसी हो, गुजारा किस तरह करती हो? मैंने पूछा। जिंदा तो हूँ, क्या बताऊं? वो बोली, कुछ तो बताओ। मैंने पूछा। बाजी ने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया। मेरा निकाह एक बूढ़े से करा दिया। वो 2 बच्चों के बाद मुझे तन्हा छोड़कर चला गया। बाजी ने अपनी अयाशियों की खातिर मुझे जहन्नुम में डाल दिया। मुझे बाजी के सारे करतूत पता थे और तुमको भी अंदाजा था। तुमने भी उसको नहीं रोका। वो कोठियों में रहना चाहती थी। वो अपनी औकात से ऊपर की बातें करती थी। रोजी के अंदाज भी उसी अंदाज के हो गए थे और एक रोज वो चली गई। बाजी ने बड़ी जल्दी की और मुझे भी ठिकाने लगा दिया। मेरा शौहर मुझसे उम्र में बड़ा था। वो मेरा बाप नजर आता था। बूढ़ा शौहर नौजवान बीवी को हमेशा शक की नजर से देखता है। वो रोज बार बार आकर देखता था। पहले तो मैं समझी कि शायद मेरी वजह से बार बार घर आता है, मगर बाद में मुझे अंदाजा हो गया कि असल वजह क्या थी। उसके साथ मैंने जिंदगी के 5 साल गुजारे। मैं माँ भी बन गई, मगर उसका शक अपनी जगह बरकरार रहा। बूढ़े जब ज्यादा शक अपनी बीवी पर करते हैं तो शरीफ औरतें भी बागी हो जाती हैं। रूबी ने कहा, तुमने ठीक कहा। जो लोग अपनी बीवी पर शक करते हैं उनके किरदार खुद खराब होते हैं। एक गलत फहमी से हजारों गलत फहमियां पैदा होती हैं। मैंने कहा, मेरे साथ शुरू दिन से यह ड्रामा हुआ है। मैं क्या बताऊं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान रहती हैं। उनको बताया नहीं जाता, सिर्फ समझा जा सकता है। रूबी ने कहा, मैं समझ रहा हूँ। मैंने कहा, मैं चाय बनाती हूँ, तुम जरा बैठो। वो बोली, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने कहा, मेरी लड़की पढ़ने गई है और लड़का सो रहा है। ये 2 बच्चे ही मेरी कुल पूंजी हैं। रूबी बोली, अल्लाह इनकी उम्र दराज करे। मैंने कहा, बाजी अब कहाँ है? वो बोले, मुझे नहीं पता। मैंने कहा, फिर तुमको मेरा ख्याल किस तरह आ गया? तुमको पता है शाजिया से मेरा क्या रिश्ता था। वो एक अरसे से नहीं मिली तो मुझे ख्याल आया शायद तुमको कुछ उसके बारे में पता हो, शायद तुमसे उसका राब्ता हो, तो पूछने चला आया। वो मुझसे क्यों राब्ता करेगी? वो बंगलों में रहने वाली अयाश औरत, मैं गरीब झोंपड़ी में रहने वाली। मुझे जिसके साथ उसने बांध दिया उसके साथ चली आई। उसके सर से बोझ कम हुआ। उसकी बला से मैं मरूं या जीऊं? रूबी ने नफरत से कहा। रूबी, तुम्हारी नाराजगी अपनी जगह, अगर दुरुस्त मान ली जाए तो तुम भी ये तस्लीम कर लो कि शाजिया के हालात ऐसे थे कि वो तुमको साथ नहीं रख सकती थी। वो खुद तो आग में जल रही थी, तुमको भी उस भट्टी में रख देती। अगर वो ना भी चाहती तब भी एक वक्त ऐसा जरूर आता कि वो तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकती। उसके पास शायद उस वक्त यही एक रास्ता था कि तुमको बाइज्जत मुकाम दिलाया जाए। औरत के सर पर अगर मर्द का साया ना हो तो वो कटी पतंग होती है। हर कोई लूटने की कोशिश करता है। इस जल्दबाजी में कोशिश तो जरूर हुई है, मगर तुमको एक साया तो मिला। वो बहुत बुरा था, मैं मानता हूँ, मगर वो इससे बेहतर था जो कुछ शाजिया के साथ रहकर तुम्हारे साथ पेश आता। तुम सिर्फ इस बात पर शाजिया से खफा हो कि उसने तुम्हारा हाथ एक बूढ़े के हाथ में दे दिया। तुम इस बात से खुश क्यों नहीं हो कि उसने तुमको बाजार की चीज नहीं बनने दिया? रोजी का हाल तुमको पता नहीं है, मुझे पता है, मगर मैं तुमको उसके बारे में बताऊंगा नहीं, क्योंकि तुम एक बाइज्जत बीवी हो। तुम्हारा शौहर साथ ना दे सका, मगर तुम्हारी उम्र खत्म तो नहीं हो गई। तुम अब भी अपनी जिंदगी आज से नौ शुरू कर सकती हो। मैंने कहा, यह तो शायद बहुत मुश्किल है। राख के ढेर में एक चिंगारी भी तुमको नजर आती है। वो बोली, क्या तुम बूढ़ी हो गई हो? मैंने पूछा। मेरे जज्बात और एहसासात सब मुर्दा हो चुके हैं। मेरा तुम पर जोर नहीं है, मगर मेरी ये बात याद रखना, इंसान उम्र से बूढ़ा नहीं होता, अपनी सोच से बूढ़ा होता है। इसकी मिसाल तुम्हारी शौहर है। तुम सोच से खुद को बूढ़ा समझ रही हो, उम्र तुम्हारी बहुत कम है। मेरी बात को अच्छी तरह समझ लेना और फिर फैसला करना। हो सकता है आइंदा जिंदगी गुज़िश्ता जिंदगी के दुखों को दूर कर दे। रहे तुम्हारे बच्चे तो तुम उनको अच्छी तालीम और तरबियत दे सकती हो। जिस गुर्बत की जिंदगी में तुम इस वक्त जी रही हो, बताओ तुम बच्चों को क्या दोगी? मैंने कहा, मैं डरती हूँ। किस बात से? मेरी सौतेली माँ ने जो कुछ मेरे साथ किया था वही हशर मेरे बच्चों का ना हो जाए। तुम्हारी सोच ऐन फितरी है, मगर उस वक्त जो हालात थे वो तुम्हारी गिरफ्त से बाहर थे। अब जो फैसला होगा देखभाल के और शराइत के साथ होगा, ताकि बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो जाए। इसमें जल्दी करने की जरूरत नहीं है। मेरा मशवरा तुमको एक बड़े का मशवरा समझना चाहिए। मैंने कहा। रोजी की आंखों में आंसू आ गए। वो गलूगीर आवाज में बोली, मैं गौर करूंगी। जरूर गौर करना, मैं फिर आऊंगा। अब इजाजत दो। कुछ परेशानी हो तो बताओ, मैं पूरी करूंगा। नहीं, कोई परेशानी नहीं है, मगर मुझे नजर आ रही है। मैंने कहा, और कुछ रुपए मैंने उसकी झोली में डाल दिए। ये रख लो, ये एक भाई की तरफ से है। और मैं बाहर निकल गया। मैंने रूबी के तमाम हालात शाजिया को बता दिए और पूछा, अब बताओ क्या करना चाहिए? तुम जो करना चाहते हो वो करो, मैं मना नहीं करती। तुम उसको बता देते कि मैं मर चुकी हूँ। एक बहुत बड़ा सदमा 3 माह पेशतर वो उठा चुकी है, इसलिए मैंने बताना मुनासिब ख्याल नहीं किया। मैंने जवाब दिया। तुम क्या करना चाहते हो ये बताओ? शाजिया ने पूछा। मैं चाहता हूँ उसका अक़द किसी मुनासिब आदमी से करा दिया जाए। मैंने कहा, तो फिर तलाश करो और करा दो। वो बोली,
तुम इस कदर बेहिसी का इजहार क्यों कर रही हो? वो आखिर तुम्हारी बहन है। मैंने कहा, मैं जिंदा नहीं हूँ। दूसरा, मैंने अपनी इज्जत और जिंदगी दांव पर लगा दी, उसको बचाया, और उसके ख्यालात मेरे लिए इस कदर खराब हैं, मैं सोच भी नहीं सकती। शाजिया ने कहा, तुमने जो किया था वो तुम्हारा फेल था। वो नादान थी, हालात का अंदाजा उसको नहीं था। तुम्हारी नज़र की गहराई वो नहीं देख सकती थी। उसको सिर्फ अपना शौहर नजर आ रहा था। ना आसूदा जज्बात में सोची गई किसी बात का तुम बुरा ना मानो, वो अभी तुमसे बड़ी नहीं हुई। मैंने कहा, तो मैं कब मना कर रही हूँ कि तुम उसके लिए कुछ ना करो, मुझे दूर ही रखना, मैं तो वैसे भी नकली चेहरे और जिस्म के साथ हूँ। वो बोली, तुम शरीक तो होगी मेरी खातिर, शरीक हो जाना। मैंने कहा, ठीक है, करो बंदोबस्त। वो बोली। मैं फिर रोशन बाजार गया और उसी दुकानदार से मिला और उससे मैंने कहा, मैं आपको दोबारा तकलीफ देने आ गया हूँ, आप नाराज तो नहीं हैं? अरे नहीं मियाँ, नाराजगी क्यों होगी? वो बोले। मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? मैंने कहा, मेरा नाम यामीन बेग है। और तुम्हारा? मेरा नाम शाहनवाज है। मैं ज्यादातर अपने शहर से बाहर रहता हूँ, कारोबारी चक्कर में। मैंने अपनी जिस अजीजा का पता आपसे किया था, आपको पता है वो बेवा हो गई है और उनकी उम्र भी ज्यादा नहीं है। मैंने महसूस किया है कि उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ उनका अकद कर दिया जाए, जो खर्च होगा मैं करूँगा। आदमी शरीफ हो, इतना कमाता हो कि बीवी और बच्चों को रोटी खिला सके। अगर मेरी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं भी करूँगा। मैं तो शहर के ज़्यादा लोगों को नहीं जानता। अगर आप ये नए काम करा दें तो मुझ पर एहसान होगा। मैंने कहा, बड़ा जिम्मेदारी का काम है। वो बोले, आप मुझसे तजुर्बे और उम्र में ज़्यादा हैं, मैं क्या अर्ज़ करूँ? मैंने कहा, बेवा के चाल चलन और तमाम बातों से इस मोहल्ले के लोग वाकिफ़ ही हैं, आप खुद भी पता कर सकते हैं। बहुत मजलूम है, दुखियारी है, ये काम करा दें, सवाब मिलेगा। मैंने कहा, बात यह है भाई कि सवाब कमाने के तो और भी बहुत तरीके हैं। इस किस्म के मामलात में कभी कभी नेकी गले पड़ जाती है, इसलिए डर लगता है। यामीन बेग बोले, आपने दुरुस्त फरमाया, मगर लोग इस किस्म के खदशात से डरकर नेकी करने का ख्याल तो नहीं छोड़ देते। मैंने कहा, ठीक है मियाँ, मैं कोशिश करूँगा, 2-4 और लोगों से तज़किरा करूँगा, अल्लाह बेहतरी करेगा। यामीन बेग ने कहा, आपकी बड़ी अनायत होगी, मैं आपके पास आता रहूँगा। और मैं रूबी के पास चला गया। मेरी बात पर तुमने गौर किया? मैंने पूछा। बहुत गौर किया। मेरे हालात ऐसे हैं कि दूर दूर तक 2 रोटी का आसरा नजर नहीं आता। मेरे मरहूम शोहर का कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं है और मेरा भी कोई नहीं है। मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका, सौतेली माँ चचा के साथ चली गई, उसका कुछ पता निशान नहीं। दोनों बड़ी बहनें गायब हैं। इतनी बड़ी दुनिया में मैं अकेली हूँ। इन हालात में तुम्हारा मशवरा मौजू नजर आता है। रूबी ने जवाब दिया, मैं कोशिश में लग गया हूँ। जब तक तुम अकेली हो खर्च की फिक्र न करना, मैं आता रहूँगा। और मैं वापस चला आया। 2-4 दिन के बाद मैं रोशन बाजार चला गया। यामीन बेग से मिला तो वो बोले, एक आदमी है, सरकारी महकमे में काम करता है, उसका ज़ाती मकान भी है, बीवी को तलाक दे चुका है। वजह तलाक की ये बताता है कि वो औरत बहुत ज़्यादा बदजुबान और झगड़ालू थी। ये आदमी ज़रा कमगो किस्म का है, उम्र होगी 40 के लगभग। कहो तो बुला लूँ अपने पास, तुम खुद बात कर लेना। यामीन बेग ने कहा, आप जब कहें मैं आ जाऊँगा। मैंने जवाब दिया, आप कल शाम मेरे पास आ जाएं। मगरिब के बाद मैं दुकान बंद कर देता हूँ। मेरा गरीब खाना करीब ही है, वहीं पर उसको बुला लूँगा और आपसे मुलाकात करा दूंगा। वो बोले, बेहतर है, मैं मगरिब तक आ जाऊँगा। शाजिया की अदम दिलचस्पी की वजह से मैंने उसको कुछ नहीं बताया और दूसरे रोज़ मगरिब से ज़रा पहले मैं यामीन बेग के पास पहुँच गया। मगरिब के बाद यामीन बेग ने दुकान बंद की और मुझे लेकर घर आ गई। उनका छोटा सा साफ सुथरा घर था। घर की हालत बताती थी कि उनकी बेगम सलीका शवार खातून है। एक कमरा ड्राइंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था, उसमें मुझे बिठाया गया। थोड़ी ही देर में एक साहिब आ गए। यामीन बेग ने तारुफ करवाया, ये शाहनवाज साहिब हैं, इनका शामपुर में कारोबार है, और ये रहीमुद्दीन, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। आप दोनों बातें करें, मैं चाय बनवाता हूँ। और वो चले गए। मैंने रहीमुद्दीन से पूछा, आपका ताल्लुक इंडिया के किस इलाके से है? मैं गंगा यूपी का रहने वाला हूँ, यहाँ का बाई। 20 साल हो गए, मैं मैट्रिक करके आया था, यहाँ सरकारी मुलाजिम हो गया। मैं अपने वालिदैन की वाहिद औलाद था। वालिद और वालदा को लेकर यहाँ पर रहने लगा। वालदा ने मेरी शादी कर दी, मगर औरत ऐसी मिली कि जिंदगी अजीरन हो गई। बूढ़े वालदेन भी उसको भारी लगते थे। मैं वालदेन को छोड़ नहीं सकता था, इसलिए उसको छोड़ दिया। वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, बूढ़ी वालदा है और मैं हूँ। रहीमुद्दीन ने कहा, बहुत खूब। बात यह है कि मेरे भाई, मैं जिस खातून का रिश्ता आपसे करना चाहता हूँ वो बहुत मुसीबत ज़दा है। जिंदगी में उसने कोई खुशी नहीं देखी, भरी दुनिया में उसका कोई करीबी अजीज नहीं है। मैं भी दूर का उसका भाई हूँ। मेरा मकान यहाँ पर है, मगर मैं रहता बहुत कम हूँ। जब मुझे उसके हालात पता चले और उसके बेवा होने का पता चला तो मैं आया और आपको भी बुलाया। मैं चाहता हूँ दोनों का घर बस जाए। मैंने कहा, आप मेरे बारे में तहकीकात करना चाहें तो ज़रूर करें, मेरे दफ्तर में पता करें, मोहल्ले में पता करें, यह आपका हक है। वो बोला, और आप भी बेवा के बारे में
उसके मोहल्ले में पता कर सकती हैं। यामीन बेग बहुत नेक आदमी है, मुझे पूछगिछ की जरूरत नहीं है। यामीन बेग एक ट्रे लेकर अंदर आ गई। चाय के साथ कुछ और चीजें भी वो ले आए। मैंने कहा, यामीन बेग, यामीन साहब, मेरी वजह से आप जेरबार हो रही हैं, मुझे शर्मिंदगी हो रही है। आप ये कहकर मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। जिंदगी में एक दूसरे के काम आना ही पड़ता है। मैं आज किसी के काम आऊंगा तो कल कोई और मेरे काम आएगा और काफिला आगे बढ़ता रहेगा। वो बोला, आपको जहमत तो हो रही है। मैंने कहा, जहमत नहीं है, ये बरकत है। आपने मुझे कुछ समझा है तो काम दिया है। यामीन बेग बोले, अल्लाह आपको खुश रखे। मैंने कहा, हाँ तो आप दोनों ने क्या फैसला किया? फैसला तो आपने करना है। रहीमुद्दीन बोले, मेरा काम ये था कि दोनों पार्टियों को मिलवा दूं, वो मैंने कर दिया। दुरुस्त फरमाया आपने, मगर बुजुर्गों के तजुर्बे और सोच हमारे पास नहीं है। मैंने कहा, बेवा के बारे में मैं गारंटी लेता हूँ, निहायत नेक चाल चलन और सबर शुक्र से रहने वाली खातून है। ये बात तो मैंने रहीमुद्दीन साहब के लिए की है, और आपके लिए ये है कि आप रहीमुद्दीन के बारे में पता करना चाहें तो जरूर करें। मैं इनको बहुत अरसे से जानता हूँ कि कोई खराबी इनमें आप तलाश नहीं कर सकेंगे। बेग साहब ने चाय का कप मेरे सामने रखते हुए कहा, बेग साहब, आप दोनों तरफ के बुजुर्ग हैं, जो मुनासिब है हुक्म करें। मैंने कहा, मियाँ, मेरा तो ख्याल है जितना जल्द हो ये नेक काम कर लिया जाए। तो फिर 1 माह बाद की तारीख तय कर दें। मैंने कहा, तो ठीक है, ज्यादा तैयारियों की जरूरत नहीं है, 1 माह के बाद निकाह कर दिया जाएगा। आप मेरे पास कुछ रोज पहले आ जाना ताकि तारीख और दिन मुकर्रर कर दिया जाए। और मैं खुशी खुशी वापिस आ गया। वापिस आकर मैंने शाजिया को पूरी बात बताई तो वो बोली, ठीक है, कर लो तुम अपनी खुशी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। ये वही बहन है जो बहनों की खातिर खुद को बर्बाद कर रही थी। तुमको खुशी नहीं है कि तुम्हारी बहन दोबारा आबाद हो रही है? मुझे उन लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो लापरवाही से बोली, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम वही शाजिया हो। शाहनवाज, मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश मत करो। तुमको साफ बात बता दूं कि मैं जिस मंजिल पर हूँ वहां पर मोहब्बत, हमदर्दी, नेकी का गुजर नहीं है। वो बेहिसी से बोली, इसका मतलब है तुम मुझसे भी मोहब्बत नहीं करती हो? तुमसे मोहब्बत मेरी जरूरत है, मैं तुमसे मोहब्बत करने पर मजबूर हूँ। वो लगावट से बोली, वो मजबूरी भी बता दो। तुम जानते ही हो मेरे 4 सबक पूरे हो गए हैं। तुम मेरे मुआविन हो, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो बाकी 3 पूरे नहीं होंगे। उसके बाद मेरी जरूरत तुमको नहीं होगी। मैंने कहा, जरूरत हो ना हो तो मेरे साथ ही रहोगे। तुमने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। मैंने कहा, तुम कुछ ना सोचना, याद रखो कि तुम 4 कत्ल कर चुके हो, 3 और करोगे। अगर मैं इनकार कर दूं तो फिर 4 कत्ल करने वाला जो सजा पाता है उसके लिए तैयार हो जाना। मेरा दिल और दिमाग कबूल नहीं कर रहा कि तुम वही शाजिया हो, वो शाजिया जो मुझसे मोहब्बत करती थी। तुम इस पर गौर क्यों नहीं करते कि मैं जिंदा नहीं हूँ? मेरी जरूरियात वो नहीं हैं जो तुम्हारी हैं। मेरी ख्वाहिशात और जरूरियात अहाते इंसानी से बालातर हैं। मुझे लाजवाल ताकत मिलने वाली है, वो मुझे अब्दी जिंदगी देगी। तुम अपनी तबई उम्र पूरी करके खत्म हो जाओगे, तुम मेरा साथ नहीं दे सकोगे। फिर बताओ तुम्हारे साथ क्या रिश्ता रखूं? मुझे उसकी तलाश होगी जो मेरा साथ दे। तो इसका मतलब यह हुआ कि तुमने मुझे इस्तेमाल किया है। तुम ठीक समझे। अब तुम उस मुकाम पर खड़े हो कि मेरे एक इशारे पर जेल चले जाओगे। मैं ऐसी नादानी नहीं करूंगा। 1 कत्ल हो या 10, सजा तो एक ही है। फिर तुम्हारा काम क्यों खराब करूंगा? अब तुमने बात अक्लमंदी की है। वह मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हारा काम करने पर इसलिए भी मजबूर हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करो ना करो, मैं तो करता हूँ। वह बहुत जोर से हंस पड़ी। तुम जिंदा हो इसलिए इश्क का बुखार तुम पर चढ़ा हुआ है। अब तक मर जाते तो कब्र में हड्डी भी ना होती। जिंदा हूं तो जिंदों की बात करूंगा, फिर मैं मुर्दों की बात करूं तो तुम भी मान लेना। वो बोली, मैंने कब तुम्हारी नहीं मानी? इंसान क्या है, मेरा इशारा जिंदा इंसान की तरफ है। गोश्त और हड्डियों का मंसूबा, लालच और हिरस का गुलाम, हर शय अपनी दस्तरस में रखने का ख्वाहा, लेकिन इतना बेबस कि करीब रखी किसी शय को भी नहीं उठा सकता। उसको दौलत भी चाहिए। हसीन मर्द है तो औरत चाहिए, औरत है तो मर्द चाहिए। मैं जब जिंदा थी तो तुम मेरी मंजिल थे, मगर अब मैं जिंदा नहीं हूँ, इसलिए तुम मेरी मंजिल नहीं हो सकते। और तुम भी मुझे अपनी मंजिल तसव्वुर मत करना। ये तो मुझ पर है कि मैं तसव्वुर किसका रखता हूँ। मैंने कहा, तुम दुनिया में हो, जिंदा हो, अहमकों वाली बात ना करो। तुम हवाओं से सैराब नहीं हो सकते। तुमको मादी साम की जरूरत है और वो इस दुनिया में बहुत मिलते हैं। खूब ऐश करो। तुम्हारे पास करेंसी नोट है, गाड़ी है, और किसी चीज की जरूरत हो तो वो भी मिल जाएगी। तुम अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती हो। शाजिया ने हंसकर कहा, मुझे अब एहसास हो रहा था कि मैं गर्दाब में फंस गया हूँ। मेरे चारों तरफ नजर न आने वाली आंखें हैं। मेरी एक एक हरकत पर वो कड़ी पहरेदारी कर रही है। रात में मेरी कैफियत ही कुछ और हो जाती थी। मैं बेचैन हो जाता था और उन मुकामात की तरफ निकल पड़ता था जिधर मेरी भूख मिटाने का सामान हो। वो कौन थी मुझे नहीं पता।
मैं उसका दिल आवेज और हशरंगेज जिस्म देखकर ही उसकी तरफ बढ़ा था। उसकी बड़ी बड़ी चमकती रोशन आंखें, दमकते गाल और सतवां नाक और गुदाज होंठ। वो पत्थर का तराशा हुआ मुजस्मा है। उसका स्याह चमकदार जिस्म हैरत अंगेज तौर पर इंसानों को अपनी तरफ खींचता था। उसको देखकर मेरे चेहरे के उजलात जैसे तन गए थे। रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था। ये वक्त वो होता है जब सबके पेट में 4-6 पैक होती हैं, किसी के हाथ पैर काबू में नहीं होती हैं और सिर्फ जुबान और नजरों से काम लेता है। मैं ज्यादा नहीं पीता, मगर मेरी हालत भी आज बेहतर ना थी। वो खुद मेरे पास आ गई। नवाब साहब, आप कैसे हो? देख रही हो टुन हूँ, मैंने हंसकर कहा। तुम कौन हो? मैंने पूछा। औरत हूँ, इतना काफी नहीं है? वो इठलाकर बोली। बहुत ज्यादा काफी है, मैंने भी हंसकर कहा। आओ मेरे साथ, उसने कहा और चल पड़ी और मैं मदहोशी के आलम में उसके पीछे रवाना हो गया। नाश्ते पर शाजिया का सामना हुआ तो उसने जरा हैरत से मुझे देखा और बोली, रात कहाँ रहे? बस क्या बताऊं, एक काली बला मिल गई थी, मैंने कहा। होशियार रहना उसे, बहुत खतरनाक है। मैं जान गई हूं वो कौन है, वो बोली। मुझे भी बता दो, मैंने पूछा। क्या बताऊं, क्या क्या मखलूक आबाद है, हर तरफ जिंदगी है, रूहें हैं, जिन भूत चुड़ैले और ना जाने क्या क्या। तुम यकीन ना करोगे, आतिशफिशा पहाड़ों के धानों में भी आबादी है, समुंदर के अंदर और दरख्त के पत्तों पर हर जगह जिंदगी मौजूद है, शाजिया ने कहा। मैंने काली बला के मुतल्लिक पूछा था। तुम्हारे लिए बस इतना ही काफी है कि वो एक असरार है, एक भयानक असरार। तुम उससे दूर रहो, वरना वो तुमको चंद रोज में ऐसा कर देगी कि मैं भी तुमको पहचान ना सकूं, शाजिया ने कहा। तुम उसका कुछ नहीं कर सकती, मेरा जाप दरमियान में है। अगर ये पूरा हो जाता तो वो तुम्हारे नजदीक नहीं आती। हो सकता है वो आई ही इसलिए हो कि तुम मेरे काम के लायक ना रहो, इसलिए कह रही हूं कि उससे दूर रहो, शाजिया ने जवाब दिया। उससे दूर रहने का कोई तरीका भी बता दो। जब वो तुम्हारे पास आए तो चाकू उसको दिखा दो, फिर भी ना जाए तो उसको कहो मुझे कुछ बालों की जरूरत है, तुम दे दो। वो हरगिज नहीं देगी और फौरन चली जाएगी, शाजिया ने कहा। हाँ अब ठीक है, मैंने कहा। रात को मैं क्लब गया तो वो मेरा इंतजार कर रही थी। क्या बात है, बहुत तरसाते हो? मैं जरा परेशान हूँ। क्या परेशानी है, मुझे बताओ। मुझे कुछ जनाने बालों की जरूरत है, कोई औरत दे नहीं रही, तुम दे दो। बाल तुम क्या करोगी? वो फौरन बोली। कहा ना जरूरत है, और मैंने जेब से चाकू निकाल लिया। वो एक झटके के साथ दूर चली गई। नहीं, मैं बाल नहीं दूंगी। अरे दे दो, तुम्हारा क्या जाएगा, मैंने कहा और आगे बढ़ा। वो बड़ी तेजी के साथ दरवाजे से निकल गई। बड़ी आसान तरकीब शाजिया ने बता दी थी, एक बदरू ने दूसरी बदरू को भगाने की। मैं बज़ाहिर शाजिया का ही वफादार था, मुझ पर शाजिया की हकीकत भी खुल चुकी थी। वो सिर्फ मुझसे अपना मतलब हासिल कर रही थी। इसके बाद वो मेरा क्या हशर करती, क्या कहा जा सकता है। मेरा दिमाग और दिल मेरे कंट्रोल में थे, मगर शाजिया के सामने मेरे असाब जवाब दे जाते थे। वो उसके कहने पर अमल करते थे। मैं धुंध में चला जाता था। अपनी कैफियत को किस तरह बयान करूं, बस ये समझ लें कि ना चाहते हुए भी उसके कहने पर अमल करता था। उसने अब तक अपने 5वें शिकार के बारे में नहीं बताया था। मुझे खुद से पूछने की जरूरत क्या थी। हसीन सूरतें हवास पर असर अंदाज तो होती हैं, मगर मैं काली बला से एक दफा धोखा खा चुका था, इसलिए अजनबी चेहरों से दूर ही रहता था। जो जाने पहचाने चेहरे थे उनसे मिलता था। 15 दिन गुजर गए, नया चांद शुरू होने वाला था। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं किस तरह शाजिया के कहने को टालूं, किस तरह खुद को मजीद कत्ल करने से बचाऊं। मेरे दिमाग की चूलें हिल रही थीं। मैं फरार होने के बारे में भी गौर कर रहा था, मगर फरार बेकार था। शाजिया मुझे तलाश कर लेती, मैं जहां भी मिलता वो ले आती और मुझ पर पहरे सख्त कर दिए जाते। जो आज़ादी मिली हुई है उससे भी हाथ धोना पड़ते। फिर मैं क्या करूं? जो शाजिया कहती है करता रहूं, करना तो पड़ेगा। मैं फिर सोचता हूं, जब तक उसका जाप पूरा नहीं होता वो मुझे छोड़ेगी तो नहीं। मैं किस अजाब में गिरफ्तार हो गया हूं। रात को शाजिया ने बताया, मेरा अगला शिकार मेरा चचा है। मैंने उसको तलाश कर लिया है। वो अब तक मेरी सौतेली माँ के साथ रहता है। उसका मकान शामपुर में है। मुझे उसने घर पर बुलाया है। वो नहीं जानता मैं कौन हूँ। वो सिर्फ मेरा जिस्म और जवानी देखकर लट्टू हो गया है। इतवार की रात को वो अकेला घर पर होगा। एक वीरान सी बस्ती है, दूर दूर मकानात हैं। दिन में सन्नाटा होता है, रात में तो हुक्का आलम होता है। तुम गाड़ी में रहना, मैं दरवाजा खुलवाऊंगी। 5 मिनट के बाद तुम आ जाना, दरवाजा खुला मिलेगा। शाजिया ने पूरा प्रोग्राम मुझे बता दिया। जुमा और हफ्ता दरमियान में था। मैं 2 रोज तक जैसे सूली पर लटकता रहा। इतवार को सुबह 8 बजे हम मतलूबा जगह के लिए चल पड़े। पूरे इलाके में तो बिल्कुल सन्नाटा पड़ा था। उसने एक जगह मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने गाड़ी खड़ी कर दी और हेडलाइट्स बंद कर दी। शाजिया ने और मैंने डार्क कलर के कपड़े पहन रखे थे। शाजिया ने आहिस्ता से दरवाजा खोला और एक गली में दाखिल हो गई। मैंने गाड़ी का रुख बदल दिया ताकि वापसी में देर ना हो। घड़ी देखकर 5 मिनट के बाद मैं भी गली के अंदर चला गया। एक मकान का दरवाजा खुला हुआ था और शाजिया दरवाजे पर खड़ी थी।
उस मकान के अतराफ कोई मकान नहीं था। आबादी शुरू हो रही थी, इसलिए दूर दूर मकानात थे। मैं तेजी से अंदर चला गया। एक आदमी जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था। शाजिया ने उसको चित कर दिया और छुरी मुझे पकड़ा दी और दिल के मुकाम पर उंगली रख दी। मैंने ऐन उस जगह सुराख कर दिया और बाहर आकर गाड़ी में बैठ गया। 10 मिनट के बाद शाजिया आ गई। वो गाड़ी में आ गई तो मैंने कहा, तुम 10 मिनट लेट हो? हाँ, वो बोली। उसकी हालत भी तो बिगाड़ना थी और मैं तेजी से वापस रवाना हो गया। दोनों रास्ता भर खामोश रहे और शाजिया का 5वां शिकार हो गया। अखबार में एक छोटी सी खबर लग गई और बस। अब शाजिया ने तरीकाकार तब्दील कर दिया था। हर जगह पर वो नया तरीका इख्तियार करती थी। मैं सिर्फ एक दफा छुरी चलाता था, बाकी काम वो करती थी। इतनी फुर्ती और सफाई से करती थी कि उसके कपड़ों पर एक छींट खून की नहीं होती थी। मेरी कैफियत कुछ देर खराब रहती थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं नॉर्मल हो जाता था। मगर अब मैं वारदात के बाद मशरूब पीकर खुद को मदहोश कर लिया करता था। ये मेरे लिए आसान नुस्खा था और जब तक मरने वाला याद रहता मैं पीता ही रहता था। शाजिया ने घर पर बहुत स्टॉक जमा कर दिया था। शराब बहुत खराब चीज है, ये इंसान के होशो हवास छीन लेती है। मगर जो खुद अपने होशो हवास में ना रहना चाहे उसके लिए तो इससे बढ़कर कोई चीज ही नहीं। 3 हफ्ते के बाद मैं यामीन बेग के पास चला गया और हम दोनों रूबी के पास पहुंच गए। मैंने कहा, मैं चाहता हूं जल्द अज जल्द नेक काम कर लिया जाए। रूबी गर्दन झुकाकर खामोश हो गई तो बेग साहिब ने कहा, शर्मो हया औरत का जेवर है, मगर बेटा ये शरा का मामला है, तुम अपनी मर्जी बयान करो। वह गर्दन झुकाए झुकाए ही बोली, आप बुजुर्ग हैं और ये मेरे भाई हैं, जो मुनासिब ख्याल करें मुझे एतराज नहीं है। बहुत बेहतर है। और हम दोनों रहीमुद्दीन के मकान पर पहुंच गए। बेग साहिब ने कहा, आज हफ्ता है, अब जो जुमाएगा उस दिन तुम्हारा निकाह होगा, तैयार हो? मैं तो आप लोगों का इंतजार कर रहा था। वो बोला, तो फिर ठीक है, अपने 5-6 दोस्तों के साथ जुमे को मगरिब के बाद रूबी के मकान पर आ जाओ। जुमे को मगरिब के बाद रूबी के साथ रहीमुद्दीन का अकद हो गया और रूबी रहीमुद्दीन के घर आ गई। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। शाजी को बताया तो वो बोली, अब और ज्यादा समाज सुधारने की तरफ मत जाना, बहुत कर लिया तुमने, आइंदा ऐसा काम ना करना। शाजिया के चेहरे पर खबासत टपक रही थी। मैंने गौर से उसकी तरफ देखा मगर जुबान से कुछ न कहा तो वो फिर बोली, तुम इस दुनिया को नहीं जानते। तुम जिसके साथ भलाई करोगे वो तुमको बुरा कहेगा, तुम जिसके पास जाओगे वो तुमको चक्कर देगा। ये पूरी दुनिया सिर्फ एक चीज के गिर्द घूम रही है, वो है दौलत। तुम्हारे पास है तो ये तुम्हारी गुलाम है और नहीं है तो तुम कुत्ते से बदतर हो। तुम इसको सुधारने की बात अब ना करना, जो जैसा है रहने दो, बल्कि कोशिश करो कि वो उठने ना पाए। दोनों पैर काट डालो, अपाहज कर दो, ताकि वो तुम्हारा कहना माने। ताकत का नाम जिंदगी है, कमजोरों को जिंदा रहना ही नहीं चाहिए। शाजिया के चेहरे पर नफरत और हकारत फैली हुई थी। तुम ये बात क्यों भूल जाती हो कि तुम खुद जिंदगी में क्या थी? मैंने कहा, यह रद्द-ए-अमल उसी का है। मुझे अगर इज्जत मिली होती और जिंदगी सुकून से गुजरी होती तो मैं भी ऐसी नहीं होती। मुझे जिंदगी ने क्या दिया वही मैं अब वापस कर रही हूँ। तुम पर दौरा पड़ता है हमदर्दी का, मोहब्बत का, मैं नोचकर फेंक दूंगी तुम्हारे एहसासात को। तुमको मेरे जैसा बनना पड़ेगा। अब मंजिल दूर नहीं है, सिर्फ 2 सबक दूरी पर इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मौजूद है। मुझे इशारे मिल रहे हैं, अब सिर्फ 2 चांद और निकालने हैं। तुम खूब ऐश करो, दिल भरकर पियो और पिलाओ, एक से बढ़कर एक हसीन जिस्म से दिल बहलाओ। मुझे एतराज नहीं है, मगर किसी ऐसे काम में हाथ मत डालना जिससे किसी को फायदा होता हो। हमारा काम नुकसान करना है, जो फायदा करने वाले हैं हम उनका हाथ क्यों बटाएं, वो हमारा काम करते हैं। अब मेरी समझ में पूरी तरह आ चुका था कि शाजिया किससे ताकत हासिल कर रही थी और किसकी चैली थी। मैं उसका गुलाम बना हुआ था, अंदर से मैं बागी था, मगर मेरा जिस्म उसके कंट्रोल में था। मैं ना चाहते हुए भी वही कर रहा था जो वो चाहती थी। मैं तागुती कुव्वतों से दस्तो गिरेबा नहीं हो सकता था। मेरी आंखों में आंसू आ गए और वह टपक कर रुखसारों पर बहने लगे। मैं कितना बेबस और बेख्तियार हूँ। इंसानी जबिल्लत पर गौर करने लगा। मैं शाहनवाज उस वक्त तक इख्तियारी और गैर इख्तियारी तौर पर हालात से मजबूर होकर 5 कत्ल कर चुका था। इसके बाद तो मुझे आदी हो जाना चाहिए था, मगर मैं पछता रहा था, रो रहा था, उन सब की मौत का मातम कर रहा था। मैंने जिंदगी में नेक काम शायद कोई नहीं किया। मैं इंसान भी हूं कि नहीं? मैं इंसान कहाँ? इंसान होता तो इंसानों से मोहब्बत करता, उनके दुख सुख में साथ रहता। मैं इंसानियत के रुतबे से गिर गया हूँ। मैंने एक नई बोतल खोली और पीने लगा और पीते पीते होश से बेगाना हो गया। मेरे लिए यही बेहतर था कि होश से बेगाना रहूं। मगर ये कब तक की जिंदगी है? ये आर्जी सहारे कब तक चलेंगे? मैं सोचूं कि आखिरी सिरे तक चला जाता, मगर फिर वापस बोतल के करीब आ जाता।